नमस्कार बच्चों। यह वीडियो हम पंछी उन्मुक्त गगन के का दूसरा भाग है। पहले भाग में हम लोगों ने कविता को पढ़ा था और साथ ही कविता में आए हुए नए शब्दों के अर्थ को भी लिखे थे। यानी अब हम कविता को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कविता की व्याख्या कर सकते हैं। यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में शिवमंगल सिंह सुमन पक्षियों की बात को हमारे समक्ष रखते हैं। बच्चों, आज़ादी का महत्व न केवल मानव के लिए है बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी है। तो आइए देखते हैं कविता में कि पक्षी क्या कहते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी कहते हैं कि हम तो खुले आसमान में विचरण करने वाले हैं, हमें पिंजड़े में मत कैद करो, मत बंद करो। उन्मुक्त का अर्थ आपको बताया था हमने। उन्मुक्त का अर्थ होता है खुला हुआ, यानी खुले, इस नीले गगन में, खुले गगन में, अनंत गगन में विचरण करने वाले हैं। अगर इन्हें पिंजरबद्ध कर दिया जाएगा, पिंजड़े में बांध दिया जाएगा, पिंजड़े के अंदर ही उनका जीवन सुनिश्चित कर दिया जाएगा, तो उनके अंदर जो कला है, जो गीत है, जो जौहर है, उसका प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर हमें ईश्वर ने दिमाग दिया है, हाथ पाँव सब कुछ दिया, लेकिन अगर हमें एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए तो हमें कैसा महसूस होगा। इस समय आप लोग इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जब देश में पहले 21 दिन का लॉकडाउन था, अब ये लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। अभी आगे न जाने क्या क्या होगा। तो आप घर से बाहर, आपको घर के अंदर खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सारी सुख सुविधाएं हैं, टीवी है, घर में आपको पढ़ाई भी हो रही है, लेकिन आप के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है कि वह घर से बाहर नहीं निकलना, देखिए ना, सारी चीजें बेकार हो गई। आप के जीवन की दिनचर्या ही बदल गई। आपको वो आनंद, वो मजा नहीं आ रहा। भले पहले आप कम खा सकते थे, लेकिन खेलने को आपको मिल जाता था, आपका पूरा मन भर जाता था, आपका पेट भर जाता था। तो ऐसे पक्षी भी हैं। पक्षी कहते हैं कि हमें पिंजड़े में कैद मत करो। पिंजड़े में कैद करने से तो हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे, हमारी जो स्वाभाविक क्रिया है वह भूल जाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर, चाहे हमें आपने सोने के पिंजड़े में बंद किया, तो भी हम सोने के पिंजड़े में बंद होने के बावजूद भी हम खुश नहीं हैं। हमें तो उन्मुक्त गगन चाहिए, हम तो उन्मुक्त गगन में विचरण करना चाहते हैं। पुलकित पंख टूट जाएंगे। जो उनके हौसले हैं, जो उनके अंदर रोमांच है, कुछ करने का जज्बा है, कुछ करने की क्षमता है, वो उनके हौसले धरे के धरे रह जाएंगे, उनके अरमान पूरे नहीं हो पाएंगे। अब दूसरे स्टेंजा की तरफ हम चलते हैं। कवि कहता है कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। हम बहता जल पीने वाले, कवि कहता है, पक्षी कह रहे हैं, वास्तव में तो एक कवि के अपने विचार हैं, पक्षी तो बोल नहीं सकते, लेकिन हम उनकी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। हम बहता जल पीने वाले पक्षी तो कहीं तालाब के जल को पी करके अपनी प्यास बुझा लेते हैं, कहीं नदी के जल को पी करके अपनी प्यास बुझा लेते हैं। उन्हें तो कोई एक ठिकाना नहीं है, कोई एक निश्चित जगह पे उनका खाना पीना नहीं होता है, जैसे हम मनुष्यों का होता है। हम बहता जल पीने वाले पक्षी क्या, बहते हुए जल को पीने वाले हैं, फ्रेश वाटर को, शुद्ध जल को पीते हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। हाँ, इनको मरना, भूखे प्यासे रहना, रहकर मरना कबूल है,
लेकिन पिंजड़े में बंद रहना, पिंजड़े में कैद रहना पक्षियों के लिए असह्य है, असहनीय है। वे पिंजड़े में बंद नहीं रहना चाहते। दूसरे स्टेंजा की तीसरी पंक्ति, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। देखिए अब क्या है कि उनको कटुक निबोरी, कटुक का मतलब कड़वा, निबोरी नीम का फल, उन्हें अगर बाहर कुछ ना खाने को मिले, केवल नीम का कड़वा फल मिल जाए तो भी वे खुश हैं, तो भी वे सेटिस्फाई हैं। लेकिन आप उनको पिंजड़े में कैद करके, सोने की पिंजड़े में कैद करके कटोरी में पानी पिला रहे हैं और मैदा से बना हुआ सुंदर पकवान दे रहे हैं, तो वह पक्षियों के लिए पसंद नहीं है। पक्षी उसे खाना पसंद नहीं करते हैं। इस मैदे में, सोने के पिंजड़े में कैद होने से अच्छा है उनको कुछ नहीं मिलेगा, भूखों मर जाएंगे। एक मंजूर है, नीम का कड़वा फल खाना भी मंजूर है, लेकिन उन्हें पिंजड़े में कैद होना मंजूर नहीं है। अगले पद्यांश की तरफ हम चलते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। कहते हैं स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला पिंजड़ा कैसा है? सोने का बना हुआ, सोने के पिंजड़े में कैद कर दिया गया, बांध दिया गया। लेकिन वह बांधने से क्या, अपनी गति उड़ाना सब भूले। पक्षियों का जो स्वाभाविक क्रिया है क्या, उड़ना। पक्षी उड़ते हैं, वो अपनी स्वाभाविक क्रिया तक को भी भूल जाते हैं। मान लीजिए हमको किसी एक कमरे में 1 साल के लिए बंद कर दिया जाए तो हम तो चल फिर भी नहीं पाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे, हमारा हाथ पांव काम करना बंद कर देगा। हमारे अंदर जो कला है, जो पहले हम 4 फीट की छलांग लगा सकते थे, वो तो हम कमरे के अंदर बंद होकर के वो भी नहीं लगा पाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। इस पिंजड़े में कैद होने के बाद तो पक्षी अपनी स्वाभाविक क्रिया यानी उड़ना तक भूल गए हैं। अब तो वृक्षों के पत्तियों, कोमल पत्तियों को खाना यानी फुनगी को खाना उनके लिए एक सपना बन गया है, जबकि पहले यह कभी हकीकत हुआ करता था। आज कैद होने के बाद वो बस सपने में देख रहे हैं कि वृक्ष की फुनगी कैसी होती है। वो तरुकी फुनगी पर के झूले से क्या कहना चाहता है? कब यहाँ का तरु का अर्थ क्या होता है? वृक्ष, वृक्ष। तरु का अर्थ वृक्ष, फुनगी वो कोमल पत्ते, कोमल पत्तों की बात करता है। कि फुनगी पर के झूले, पक्षी, आपने कभी तोते को देखा होगा तो वृक्ष पे बैठ करके, जो उसकी डाली होती है उस पे बैठ करके झूल करके खाता है। तो उसी को कहता है कि जो मस्ती में झूलते हुए वृक्ष की फुनगी को खाता है, यह उनके लिए एक सपना बन गया। आगे देखिए अगला स्टेंजा। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। शिवमंगल सिंह सुमन पक्षियों के माध्यम से कहते हैं कि हर किसी का अपना एक सपना होता है, कुछ करना होता है। जो भी संसार में जन्म लिया है कुछ करने की चाह रखता है। तो पक्षियों के हौसले थे, अरमान थे, उनका टारगेट था, उनका लक्ष्य था क्या, कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, कि वे भी आसमान में उड़ेंगे और ये नीला आसमान कहाँ तक है उसकी सीमा तक पहुंचना चाहते हैं। लाल किरण सी चोंच खोल, पक्षियों की चोंच कैसे होते हैं? लाल लाल। कहते हैं कि और सूरज की किरण कैसी होती है? लाल। तो यहाँ पे लाल किरण से रूपक अलंकार का प्रयोग है। जिस प्रकार पक्षियों की चोंच लाल होते हैं उसी प्रकार सूरज की किरण लाल, यानी लाल किरण सी चोंच खोल।
सूरज की किरणों के समान वे अपने लाल लाल चोंचों को खोलकर तारे रूपी अनार के दाने को चुगना चाहते। तारक तारक तारे से है। कहने का मतलब आसमान में जो तारे टिमटिमा रहे हैं श्वेत रंग के, वे पक्षी उसे अनार के दाने समझ रहे हैं। यानी आसमान में उड़ करके कहाँ जाते, जो तारे टिमटिमा रहे हैं वहां तक पहुंचते, और वे तारों को क्या समझ रहे हैं, अनार के दाने। ये तो अनार है, इसको खा लेंगे। तो वहां तक वे यानी तारों रूपी अनार के दाने को चुगना चाहते हैं। फिर से इसको एक बार देख लीजिए कि पक्षियों को ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। पक्षियों के अरमान क्या थे कि उड़ते उड़ते नीले आसमान की सीमा को छू लें और वहां तक पहुंच जाए जहां तारे रूपी अनार हैं। उसे उन तारे रूपी अनार अनार के दानों को वे अपने लाल सूरज के समान लाल चोंच से चुग लें। आगे चलते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। होती सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज होराइजन, वह बिंदु जहां पर धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं, उस बिंदु को हम क्षितिज कहते हैं। सीमा, सीमा बॉर्डर, लेकिन हीन लग गया तो सीमाहीन, जिसका कोई निश्चित सीमा नहीं हो। होती सीमाहीन क्षितिज, ये क्षितिज कहाँ, क्षितिज आपने देखा होगा कि एक बिंदु ऐसा होता है जहां पे हमें लगता है कि धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यह एक फिनोमिना है। जब आप वहां तक पहुंचेंगे तो वह बिंदु वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, यानी वो क्षितिज जो पहले था अब वह दूसरी जगह दिखाई देना। इसीलिए कहा गया कि क्षितिज क्या, सीमाहीन है, उसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है। आकाश अनंत होता है, धरती और आकाश कहीं मिले हुए नहीं है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, कहते हैं कि वे क्षितिज को देखते और क्षितिज तक उड़ करके जाते और उस पॉइंट को, उस बिंदु को छूने का प्रयास करते। इन पंखों की होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी मीन्स स्पर्धा करते, प्रतियोगिता करते, कंपटीशन करते कि देखिए चलो देखें पहले कौन वहां तक पहुंच जाता। पक्षी भी एक ग्रुप में रहते हैं, एक समूह में उड़ते हैं, या तो क्षितिज मिल जाता या तंती सांसों की डोरी। कहते हैं या तो हम क्षितिज तक पहुंच जाते, उस बिंदु को छूते, स्पर्श कर पाते, या हमारे सांसों की डोरी यानी प्राण निकल जाते। यह हमें मंजूर है, हमें मरना मंजूर है, इस स्पर्धा में मरना मंजूर है, लेकिन पिंजड़े में कैद होना मंजूर नहीं है। और आखिरी स्टेंजा में कवि अपनी बात कैसे कहता है, पोयम का यह क्लाइमेक्स है। देखिए कितनी सुंदर पंक्ति लिखता है कवि, बहुत बहुत सुंदर है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आखिरी इच्छा क्या है। मरने वाले की भी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, तो पक्षियों की भी आखिरी इच्छा क्या है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, कह रहे हैं कि पेड़ को भी आप काट डालो, हमारे आश्रय को, हमारे रिसॉर्ट को, रहने की जगह को, घोंसले को भी नष्ट कर डालो। चाहे हमें पेड़ की टहनी पर, पेड़ की डाल पर मत बैठने दो। फिर दूसरी बात लाइन में कहते हैं कि हमारा अगर घोंसला आश्रय है तो उसे भी आप छिन्न भिन्न कर डालो। छिन्न भिन्न मीन्स नष्ट विनष्ट कर डालो। लेकिन एक प्रार्थना है, हे मनुष्यों, आपसे मेरी एक प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट है। वह रिक्वेस्ट क्या है, लेकिन पंख दिए हैं तो, हमें तो ईश्वर ने पंख दिए हैं, यह हमारा स्वाभाविक है, यह हमारा नेचुरल चीज है।
पंख दिए हैं किस लिए दिए हैं? उड़ने के लिए। तो आप उस हमारी उड़ान में विघ्न न डालो, रुकावट का कारण मत बनो। पक्षियों की आखिरी इच्छा क्या है? चाहे उन्हें घोंसला मत दो, पेड़ की डाल पे भी मत बैठने दो, उनके रिसॉर्ट को, आश्रय के रहने की जगह को भी आप समाप्त कर दो, लेकिन अंतिम प्रार्थना है कि भगवान ने, अगर ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो उनकी इस व्याकुल, जो उड़ने के लिए इतने बेचैन है, कि उसमें आप विघ्न मत डालिए। एक बार मैं पूरी कविता को फिर से बता देता हूँ। कवि पहले स्टेंजा में कहता है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। यहाँ कवि कहता है कि पक्षी कह रहे हैं कि वे खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, उनको पिंजड़े में बंद मत कीजिए। सोने की पिंजड़े में बंद होने से उनके सारे हौसले, सारे अरमान टूट जाएंगे, पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित पंख क्यों कहा गया है? पुलकित पंख, यहाँ थोड़ा सा आपको हम समझा दें कि पुलकित पंख, देखिए पंख की विशेषता पकड़, ये पंख है, पंख का अर्थ हर कोई जानता है। और पुलकित पंख कैसा है? पंख के लिए एक विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है, वह है पुलकित। पुलकित पंख। तो पंख क्या है? विशेष, और पुलकित क्या है? विशेषण। विशेष विशेष। वो पंख की विशेषता पुलकित यानी रोमांचित, उसमें जान है, हौसले हैं, पक्षी उड़ना चाहते हैं। ठीक। तो पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षियों को, पक्षी कहाँ से जल पीते हैं? उन्हें कोई फिल्टर्ड वाटर नहीं, वो तो तालाब से पी सकते हैं, तालाब से पी लेते हैं, समुद्र से पी लेते हैं, नदी से पी लेते हैं। तो बहते जल को पी पी करके अपनी भूख प्यास को मिटा लेते हैं, या वो भी नहीं मिलेगा तो भी मंजूर है, नीम का कड़वा फल खाना भी मंजूर है। लेकिन सोने की कटोरी से उनको पानी पिलाना, उनको मैदा से बना हुआ सुंदर सुंदर पकवान देना, ये उनको मंजूर नहीं है। पक्षियों को ऐसा कुछ नहीं चाहिए, उनको तो बस उड़ना है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में पक्षी कह रहे हैं कि सोने के पिंजड़े में कैद होकर के वे अपनी स्वाभाविक नेचुरल उड़ान तक को भूल गए हैं। अब वृक्षों की फुनगी पर झूल करके खाना, वृक्षों की फुनगी को खाना, वृक्षों पर झूलना उनके लिए एक सपना के समान बन गया। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। पक्षियों के अरमान भी, हर किसी के अरमान होते, पक्षियों के भी कुछ ख्वाब थे, कुछ अरमान थे। तो पक्षी कहते हैं कि ऐसे थे अरमान के उड़ते, कि उनके भी अरमान थे कि इस नीले नभ की, नीले गगन की जहाँ तक सीमा है, नीले आसमान की सीमा जहाँ तक पहुँचती है, वहाँ तक पक्षी पहुँचे और आसमान में निकले हुए तारों रूपी अनार को अपने लाल लाल चोंचों से चुग लें, खा लें। यहाँ पे एक चीज़ को आपको समझना है, समझ लीजिए, यह है लाल किरण। लाल किरण, देखिए लाल किरण, जैसे हमने बताया वहां पे पुलकित पंख, ऐसे किरण भी यहाँ पे कैसी है? किरण कैसी है? लाल। यानी किरण क्या हो गया? विशेष। लाल क्या हो गया? विशेषण। अच्छा, ऊपर यहाँ पे भी है नीले नभ, यहाँ पे भी देखिए नीले नभ। नभ क्या हो गया? विशेष, और नीला क्या हो गया? विशेषण। लाल किरण सी, इनके बीच में देखिए, जैसे लाल किरण है वैसे उनकी चोंच, चोंच को किसके समान बताया गया है? सूरज की किरणों के समान। बच्चों जब ऐसा होता है तो इसे हम, इस तुलना को हम कहते हैं रूपक। हालांकि ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, आप जाएंगे 9वीं क्लास में तब आपको बता देंगे, लेकिन ये इसे कहते हैं रूपक। ठीक ना? तारक अनार, तारे रूपी अनार, यहाँ पे भी क्या है? रूपक ही है। ठीक, यहाँ पे भी रूपक है। तो चलिए अगले स्टेंजा की तरफ हम चलते हैं। अगला स्टेंजा क्या है? होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मल
सीमाहीन। क्षितिज क्या है? अनंत है, उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। पक्षी कहते हैं कि वे सीमाहीन क्षितिज तक प्रतिस्पर्धा करके, प्रतियोगिता करके, आपस में प्रतियोगिता करके पहुंचना चाहते हैं। कहते हैं या तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते, या बीच में ही हमारे प्राण उड़ जाते, हमारे प्राण, हमारे सांस हमारी रुक जाती, अर्थात हमारी मृत्यु हो जाती। वो हमें मंजूर है, लेकिन पिंजड़े में कैद रहना मंजूर नहीं है। और पोयम क्लाइमेक्स पर है, अंतिम स्टेंजा है। निर्णय दो चाहे टाने का। पक्षी कहते हैं कि हमें हमारे घोंसले भी छीन लो, अपने पेड़ की डाली पर भी बैठने मत दो, हमारे रहने की जगह को भी नष्ट कर डालो, लेकिन ऐ मनुष्यों, ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, तो हमारी इस व्याकुल उड़ान में तुम रुकावट मत डालो, बाधा खड़ी मत करो। आइए अब इस कविता पर आधारित हम प्रश्नों को भी कर लेते हैं। बच्चों, आपके पास गाइड भी होगा और इंटरनेट पर भी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे वेबसाइट हैं। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रश्नों के उत्तर अपने से लिखें, विचार आपके होने चाहिए, या जो कुछ मैं बता रहा हूँ उससे आपको जो कुछ भी हेल्प मिले उससे आप लिखने की कोशिश कीजिए। आपका लिखा हुआ एक लाइन, लिखी हुई एक पंक्ति नकल मारने से 10 पंक्ति से भी अच्छा है। आप लिखेंगे, गलतियां होंगी, लेकिन गलतियों की परवाह मत कीजिए। गलतियां करने वाला ही अपनी गलतियों को दूर कर सकता है, जो गलती करेगा ही नहीं वो गलती को दूर नहीं कर सकता। इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही सलाह देता हूँ कि प्रश्नों के उत्तर स्वतः लिखने का प्रयास कीजिए, गाइड से नहीं, इंटरनेट से नहीं। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आपको खुद से लिखना है। पहला प्रश्न है कविता से, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। आपको भी सारी सुविधाएं इस समय मिल रही हैं, घर के अंदर बंद हैं, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, मोबाइल है, टीवी है, खाना खाने को मिला, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आप क्यों बाहर जाना चाहते हैं? बताइए। जो फीलिंग इस समय आज आपको हो रही है, यही फीलिंग पक्षियों को हो रही है। पक्षी भी ऐसा ही महसूस करते हैं। शायद ये परिस्थिति आपको पशु पक्षियों के जीवन के बारे में समझने के लिए बहुत अच्छी है। तो हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? पक्षियों ने बहुत सारे कारण बताए। तो अगर हम कविता के माध्यम से देखें तो देखिए यहाँ पे पक्षियों ने क्या कहा कि क्यों नहीं रहना चाहते हैं। उनको बहता जल पीना है, ठीक, नीम के कड़वे फल को भी खाना है, मैदा को नहीं खाना। उनको सबसे बड़ी बात क्या? उड़ान। सब लोग उड़ना चाहते हैं, वृक्षों की फुनगी को खाना चाहते हैं, उड़ते उड़ते नीले आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं और तारों तक पहुंचना चाहते हैं। फिर क्या है? फिर यहाँ पे कहा कि वे आपस में स्पर्धा करना चाहते हैं, प्रतियोगिता करना चाहते हैं, चाहे भले इसमें उनकी मृत्यु हो जाए, ठीक। और सबसे अंतिम बात क्या है कि वे उड़ने के लिए इतने आतुर है, इतने आतुर है कि उसका कोई विकल्प नहीं है। चलिए, तो इस प्रकार पूरे कविता में इसका उत्तर बिखरा हुआ है। आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो कर ले जाएंगे। और ऐसा नहीं कि जो इसमें लिखा गया है वही अंतिम उत्तर है। अंतिम उत्तर वो नहीं है, अंतिम उत्तर आप जो लिखेंगे वो होगा। आप क्या फीलिंग है आपकी पक्षियों के प्रति, वो उत्तर होगा। इस समय आप घर के अंदर बैठ करके किस तरह की फीलिंग आपको आ रही है वो भी आप अपने उत्तर में ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उन्मुक्त रहकर मीन्स
खुले रह करके, खुले आसमान में अगर उनको खुला छोड़ दिया जाए, पिंजड़े से अलग कर दिया जाए, उसको उनको कैद ना किया जाए, तो पक्षी क्या क्या अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि पक्षी क्या क्या अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, तो आप उसी को लिख लीजिएगा कि बहता जल पीना चाहते हैं, और वृक्षों के फल खाना चाहते हैं, चाहे वो नीम का कड़वा फल ही क्यों ना हो, उड़ना चाहते हैं, स्पर्धा करना चाहते हैं, नीले नभ के अनंत छोर तक पहुंचना चाहते हैं, तारे रूपी अनार के दाने को चुगना चाहते हैं, और उड़ना चाहते हैं आसमान में। यह है कविता के आधार पर लिख लीजिएगा। भाव स्पष्ट कीजिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डेरी। पूरी कविता क्या है, पूरा स्टेंजा क्या है, पूरा स्टेंजा है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। पक्षी आपस में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं कि वे इस सीमाहीन क्षितिज तक पहुंचना चाहते हैं, कि कौन पहले पहुंचेगा, कौन पहले पहुंचेगा। उनमें भी एक प्रकार का कंपटीशन है। कहते हैं इस कंपटीशन को जीतने के लिए चाहे उन्हें अपने प्राणों की बाजी भी लगा देनी पड़ती, चाहे उनके प्राण भी निकल जाते, उनको मंजूर होता। तो इस प्रकार आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा। कविता से आगे, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। अब इससे प्रश्न बन रहा, पहला प्रश्न, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। अब पूरी कविता तो इसी पर केंद्रित थी कि पक्षी को पालना उचित है अथवा नहीं। तो बच्चों, कवि ने जो विचार व्यक्त किए पक्षियों के माध्यम से, और जो मेरा विचार है और जो आपका विचार होगा, इसमें निश्चित रूप से यही होगा कि पक्षियों का पालना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? आखिर पक्षी को तो हम सब कुछ दे रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं दे रहे हैं, उनको खाने के लिए नहीं भटकना है, उनको कोई मेहनत नहीं करना है, तो सारी सुख सुविधाएं तो उनको हमारे घर मिल रही हैं, लेकिन आखिर फिर क्यों उचित नहीं है? बच्चों, अभी आपने टीवी में देखा होगा, न्यूज में सुना होगा कि ये जो स्थिति है पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए बहुत अनुकूल स्थिति है। आज हमारे देश में बहुत से पक्षियों, जानवरों की प्रजातियां संकटापन्न हैं, यानी उनकी प्रजाति समाप्त होने को है। इसके लिए सरकार और हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए प्रयास क्या किया गया है? पक्षियों को संरक्षण दिया जाता है, जानवरों को संरक्षण दिया जाता है। इसके लिए बायो रिजर्व, बायो रिजर्व बहुत सारे, भारत में 18 बायो रिजर्व हैं, और अभयारण्य, उद्यान बनाए गए हैं, पक्षियों के लिए पक्षी विहार बनाए गए हैं। इस माध्यम से उनको संरक्षण दिया जाता है, यानी उस पर्टिकुलर एरिया में मानवीय क्रियाकलाप नहीं होंगे, मनुष्य का प्रवेश वर्जित होता है। जहाँ पे बायो रिजर्व एरिया होता है वहाँ पे आदमी नहीं जा सकता, मनुष्य नहीं जा सकता, क्योंकि वो पूरा पशु पक्षियों का इलाका है, उन्हीं के लिए सुरक्षित किया गया। अगर ऐसा नहीं है तो उनका अस्तित्व संकट में आ जाएगा, और हमारा भी तो जीवन उन्हीं से चलता है। ऐसा नहीं है कि पशु पक्षी और पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम लोग खुशियाँ मनाएंगे, नहीं। तो आपको ये सारी बातें लिखना है। दूसरा प्रश्न है इसका, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? आपने देखा होगा, आपका कोई पड़ोसी होगा, आपके गांव में होगा, तो जैसा आपने देखा वही लिखना है, बनावटी उत्तर नहीं लिखना है, गाइड से उत्तर नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे गाइड में उत्तर लिखा होता कि छात्र स्वयं करें, तो ऐसा लिख देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। छात्र स्वयं करें का मतलब होता है आपको उत्तर अपने अनुभव के आधार पर देना है। आपने ऐसा देखा होगा, आपके कोई पड़ोसी होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंछी को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर
10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। यानी अनुच्छेद लिखने की बात करता है कि अगर हम पक्षी को पिंजरे में कैद कर दें तो ये केवल उनकी ही आज़ादी को हम नहीं मार रहे हैं। हनन मीन्स मारना, छीनना, उनकी ही आज़ादी को हम नहीं छीन रहे हैं, बल्कि पर्यावरण भी प्रभावित होता है। ये कैसे होता बच्चों? होता कैसे है आप इसको समझ लीजिए। आपको पता है कि पेड़ पौधे हैं तो हम हैं। पेड़ पौधों को ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। ऑटोट्रॉफ का मतलब इनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और हम आप प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी को डायरेक्ट केवल पौधे ही ले पाते हैं। मनुष्य या दूसरा कोई जानवर अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, तो हम उसके ऊपर डिपेंड है। यानी एक प्रकार से जो फूड चेन चलती है, आहार श्रृंखला। मान लीजिए ग्रास है, घास है, घास के टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया। अब इसमें से अगर एक कड़ी टूट जाए, मेढक को हटा दें या टिड्डे को हटा दें, तो अगले वाले को उसका भोजन नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो इस प्रकार पूरी खाद्य श्रृंखला हमारी प्रभावित हो जाएगी, हमारा पूरा पर्यावरण भी प्रभावित होता है। मान लीजिए एक प्रकार से अभी गिद्ध, गिद्ध का काम क्या है? गिद्ध मरे हुए जानवर को खाते हैं। पहले गिद्ध बहुत होते थे, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि गिद्ध हैं ही नहीं। आखिर उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? हम हैं, हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य अपने फायदे के लिए जो जानवर हैं, गाय हैं, भैंस है, जो दूध देने वाले जानवर हैं, उसमें हम उनको एक दवा देते हैं, डिक्लोफेनिक सोडियम, डाइक्लोफेनिक सोडियम। ये दवा दर्द के लिए दी जाती थी, लेकिन इस दवा को जब पशु खाते थे, जब उनकी पशुओं की मृत्यु हो जाती थी, तो उसे गिद्ध भी खा लेते थे। और उन गिद्धों की, जो गिद्ध ऐसे पशु को खाते थे जो जो पशु डाइक्लोफेनिक सोडियम का इस्तेमाल किए हुए थे, 1 महीने के अंदर वो गिद्ध सब मर जाते थे। इसका बाद में रिसर्च के द्वारा पता लगा कि ऐसी बात है। तो अब जब गिद्ध नहीं, तो हमारा पर्यावरण प्रभावित हो गया। जो गंदगी है, पहले उधर जानवर मरा और इधर साफ हो जाते थे, अब उसको कई दिन में डिकम्पोजर साफ करेंगे, तो उसकी जो स्मेल, दुर्गंध पूरे एरिया में बिखरेगी, तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा। तो पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल हम उनका ही नहीं नुकसान कर रहे हैं, बल्कि अपना भी नुकसान कर रहे हैं। हम पर्यावरण को छेड़ रहे हैं। अभी देखिए, बाघों को बचाने की मुहिम चल रही है, कछुओं को बचाने की मुहिम चल रही है, घड़ियाल को बचाने की मुहिम चल रही है। आखिर क्यों हम बाघ को बचा रहे हैं, घड़ियाल को बचा रहे हैं? अरे बाघ को मरने दीजिए, घड़ियाल को मर जाने दीजिए, कछुओं की हमको क्या जरूरत है? कछुआ हम खा रहे हैं? नहीं, ये इको फ्रेंडली हैं। पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम के लिए इनका होना बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार आपको 10 पंक्ति लिखना है। आप खुद से भी लिख सकते हैं, मेरे विचार को भी आप ले सकते हैं, या गाइड से आप पढ़िए। तो वहाँ से केवल विचार लीजिए, शब्द मत लीजिए, रट्टा नहीं मारना है। आपका लिखा हुआ एक पंक्ति गाइड से देख करके लिखी हुई 10 पंक्तियों से भी अधिक श्रेष्ठ है, सुंदर है। आपको अपने पे विश्वास करना, किसी और पर नहीं। अनुमान और कल्पना में आ जाइए। बहुत सारे बच्चे इस अनुमान और कल्पना के प्रश्नों को नहीं करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, दिया है तो हम करेंगे। ये हमारी क्रिएटिविटी है। अनुमान और कल्पना क्या? हमारी क्रिएटिविटी, हम कितना सोचते हैं, इसीलिए तो दिया गया है कि हमारी थिंकिंग पावर कितनी है। क्या आपको लगता है, पहला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। वाद विवाद यानी डिबेट कंपटीशन करने के लिए कह रहे हैं। तो इसमें अगर डिबेट करवाया जाता है तो आप कौन सा पॉइंट बोलेंगे? पहली बात तो आप प्रश्न को समझिए कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजना, मानव का जीवन शैली, हमारी जो लाइफ स्टाइल है,
हम दिखावे की जो जिंदगी जी रहे हैं, दिखावे की इन द सेंस, मान लीजिए हमें 1 किलोमीटर अगर पैदल हम चलने की क्षमता रखते हैं तो, लेकिन नहीं, हम बाइक से जाएंगे। कुछ लोग तो 1 किलोमीटर चलने के लिए फोर व्हीलर का इस्तेमाल भी करते हैं कि नहीं, 1 किलोमीटर हम पैदल क्यों जाएंगे, नहीं जा सकते हैं। और हम अपने जीवन शैली रहने के लिए हमने घर में फ्रिज रखा है, एयर कंडीशनर है, ये हमारी जीवन शैली है। खाने, जीवन रीति रिवाज, खान पान, ये सारा हमारी जीवन शैली है। और शहरीकरण से जुड़ी योजना, शहरीकरण का मतलब जो गांव का, गांव को भी शहरों में बदला जा रहा है। यानी गांव में भी कल कारखाने, फैक्ट्रीज लगाने की बात है और लगाई भी जा रही है। लेकिन क्या ये जो फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, यानी गाँवों को भी शहरों में कन्वर्ट कर देना, यानी पूरी एरिया को शहरीकरण में बदलना, क्या पक्षियों के लिए घातक है? बिल्कुल है, घातक है। जुड़ी योजनाएं, जो नई नई योजनाएं आते हैं, मान लीजिए जैसे आपने एक मूवी देखा होगा अक्षय कुमार की, जिसमें अक्षय कुमार पक्षीराज बनता है। कौन सी मूवी है? मूवी का नाम रोबो, रोबो 2.0। तो उसमें ये दिखाएगा कि मोबाइल की इस्तेमाल का प्रभाव, उसके रेडिएशन का प्रभाव पक्षियों के ऊपर पड़ता है। लेकिन अभी तक जो साइंटिफिक रिसर्च है उससे ये बात प्रमाणित नहीं है। लेकिन फिर भी एक तो उदाहरण तो हो सकता है कि हम पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो उनको नुकसान दे। उदाहरण के लिए प्लास्टिक, प्लास्टिक हमारे लिए कितना आसान है, हमारे काम को कितना आसान कर देते थे। हम मार्केट जाते हैं, कोई बैग नहीं, उधर दुकानदार भर करके दे दिया, हम उठा कर लेकर के, चाहे दोनों के लिए सहूलियत। तो प्लास्टिक तो हमारे लिए और दुकानदार दोनों के लिए सहूलियत का काम करती है। लेकिन क्या हमने सोचा इससे पर्यावरण के लिए कितना नुकसान है? जी हाँ, प्लास्टिक का तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसलिए हम अपनी सुविधा के लिए कोई वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में हमें यह भी सोचना कि क्या उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ रहा है। अगर दूसरे लोगों पर सकारात्मक नहीं है, कोई नुकसानदेह है, तो हमें उसका इस्तेमाल वर्जित कर देना चाहिए, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न है अनुमान और कल्पना का। यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? प्रश्न में क्या है कि आपका घर है, उस घर में कोई पक्षी ने घोंसला बनाया है, पक्षी रह रहा है, लेकिन किसी कारणवश से आपको अपना घर शिफ्ट करना पड़ रहा है या छोड़ना पड़ रहा है, तो जाते समय आप क्या करेंगे? उस पक्षी को छोड़ करके जाएंगे, ले करके जाएंगे? तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, अनुमान और कल्पना का है, आपसे आपका समाधान पूछ रहा है। यह एक प्रकार से केस स्टडी का प्रश्न है। एक केस आपके सामने बना दिया, आपका क्या फर्ज बनता है, क्या उत्तरदायित्व बनता है, क्या जिम्मेदारी बनती है। अगर आप इको फ्रेंडली होंगे, आपको पशु पक्षियों से लगा होगा, तो निश्चित रूप से आपके लिए, आप उसके लिए कुछ उपाय करके जाएंगे। अगर नहीं है, तो अगर सेल्फ सेंटर्ड है, स्वार्थी हैं, तो फिर वही बात, भाड़ में जाए दुनिया, मुझसे क्या मतलब। लेकिन ऐसा नहीं करना, हम इंसान हैं, हमें भगवान ने बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, तो उस बुद्धि विवेक का इस्तेमाल दूसरे की भलाई के लिए करना है। तो हम जब बच्चों घर छोड़ कर के जा रहे हैं, तो वहाँ पर या तो कोई रहने आएगा या तो घर खाली रह जाएगा। अगर घर घर खाली रहेगा तो पशु पक्षियों को कोई नुकसान नहीं होगा, वो खुद ही अपना प्रबंध खाने पीने का तो कर ही लेते हैं। उनको कोई, वो तो चाहते हैं, एकांत तो चाहते ही हैं कि मानव वहाँ पर ना पहुँचे। अगर मान लीजिए उस घर में दूसरा कोई व्यक्ति आ रहा है, तो आप उस व्यक्ति के नॉलेज में लाएंगे कि देखिए यहाँ ये पक्षी है, उसने अंडा दिया है, उसका बच्चा होने वाला है, कि कृपया आप तब तक इसको सुरक्षा प्रदान कीजिए जब तक ये पक्षी यहाँ से अपना आवास, अपना घर बदल नहीं देते हैं। इनके बच्चे हो जाएंगे तो खुद ही
चले जाएंगे। इस प्रकार आप अपने अनुसार कुछ ना कुछ बात सोच सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं। भाषा की बात में आ जाइए। भाषा की बातों को अभी हमने आपको हिंट के रूप में बताया भी, और वही यहाँ पे पूछा भी जा रहा है कि स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। देखिए, विशेषण और विशेष क्या है। स्वर्ण श्रृंखला, श्रृंखला कैसी है? सोने की। श्रृंखला कैसी है? सोने की। स्वर्ण क्या हो गया? यह हो गया आपका विशेष। और विशेषण क्या? श्रृंखला को बताया कि यह है सोने की। और इधर क्या? किरण। किरण कैसी है? किरण है लाल। तो किरण क्या हो गया? विशेष। और एक क्या हो गया? लाल क्या है? विशेषण। कहते हैं विशेषण के कितने प्रकार हैं बच्चों? विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला विशेषण का प्रकार होता है गुणवाचक। क्या होता है? गुणवाचक। गुणवाचक, गुणवाचक, गुणवाचक। और दूसरा क्या होता है? संख्यावाचक। तीसरा क्या होता है? परिमाणवाचक। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ये 4 है, लेकिन यहाँ पे एक के बारे में बात की जा रही है, वह है गुणवाचक। तो कह रहे हैं कविता में ऐसे और भी शब्द आए हैं, हमने आपका ध्यान आकर्षित किया था, वे कौन कौन से शब्द हैं। उदाहरण के लिए आपको हम बता रहे हैं कि कनक तीलियाँ, कनक तीलियाँ, कनक तीलियों से टकराकर, तीलियों को क्या बताया गया? सोने की है। फिर बहता जल पीने वाले, कटुक निबौरी, ये जो आए हैं ऊपर कविता में, आप देख लीजिए। मैं कविता आपको दिखाई देता हूँ। देखिए, कनक तीलियाँ, यहाँ पर कनक तीलियाँ। पंख क्या है? पुलकित पंख है। बहता जल, ठीक। निबौरी कैसी है? कटुक निबौरी है। कटोरी कैसी है? सोने की है। ये सब क्या है? विशेषण विशेष हैं। स्वर श्रृंखला विशेषण और विशेष हैं। नीले नभ, ठीक। तो इसी को कह रहा है। तो आप लिख लेंगे, बहुत आसान है। 3 शब्द लिखना, मैंने आपको बहुत सारे बता दिए। भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह, ये जो डैश का चिन्ह आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? सामासिक चिन्ह है। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे और भूखे और प्यासे। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण आपको खोज करके लिखना है, कहीं से भी आपको खोज करके लिखना है। तो जैसे हम लिखते हैं माता पिता, मान लीजिए हमने लिखा माता, ठीक। और इधर हमने आपको लिखा पिता, माता पिता। बीच में जो हमने ये डैश का चिन्ह दिया, इसे आप क्या बोलेंगे? ये सामासिक चिन्ह। जहाँ पे सामासिक चिन्ह लग जाता है, इसे कहते हैं हम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का जब हम विग्रह करते हैं, समास को हम विस्तार से पढ़ाएंगे, अभी बस आपको इतना ही समझना है। अगर कविता में आया है तो बस आप इतना ही समझिए कि इसमें और चिन्ह छुपा होता। माता पिता, भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन। ऐसे राजा रानी, राजा राजा रानी, राजा रानी में क्या है? राजा और रानी। जैसे मान लीजिए आपको एक शब्द हम दे दें, नमक, नमक मिर्च, नमक मिर्च। तो नमक और मिर्च, ऐसे आपको 10 शब्द लिखना है। राजा रानी, भाई बहन, माता पिता, आना जाना, सुख दुख, इस प्रकार के शब्द सामासिक शब्द कहलाते हैं। ठीक बच्चों, तो आपको 10 शब्द लिखना है, हमने बता ही दिया, लेकिन बेटर है कि आप अपने हिसाब से सोचिए। तो इस प्रकार बच्चों यह लेसन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि लॉकडाउन में बैठे बैठे वह अपनी पढ़ाई जारी रख सके।
धन्यवाद।